हेलो साथियों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आप देख रहे हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज और आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ। और संभव एक्सप्रेस में आपको याद रखना है मेरे साथी, अब की बार ले लो स्टार, अब की बार ले लो स्टार के साथ आप चलते हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन क्या है मेरे साथी। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जो मैं पिछले वीडियो में जो मैं 50 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ा था साथी, उसका ऑप्शन बहुत सारे बच्चे देख करके कुछ लोग सही आंसर किए हैं, कुछ लोग गलत लगाए हैं। चलिए तो मैं देखता हूं क्वेश्चन क्या रहा था। तो क्वेश्चन यही है था, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके तापन द्वारा तैयार किया जाता है? चूना पत्थर के 373 केल्विन पर, जिप्सम के 393 केल्विन पर, या चूना पत्थर के 273 केल्विन पर, या जिप्सम के 273 केल्विन पर। क्या हो सकता है मेरे साथी? तो ये 50 नंबर का क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे सही दिए हैं, कुछ लोगों का गलत भी हो गया है। तो चलिए, इसका आंसर जो होगा मेरे साथी वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, जिप्सम के 393 केल्विन पर। चलिए, आज के टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन से पदार्थ जैव निम्नीकरण नहीं है? जैव निम्नीकरण का मतलब हुआ जो जीवों के द्वारा सड़ा गला के उसको रद्दबद्ध करके उसको तहस नहस करके मिट्टी में मिला दे। लेकिन ये कह रहा है कि कौन निम्नीकरण नहीं है, कि वो न सड़ेगा न गलेगा, है ना, जीवों के द्वारा वो सलता करता नहीं है भैया। तो ऐसे कौन से इसमें? कार्डबोर्ड बॉक्स और कागज के थैले ही तो सड़ गल जाएंगे, कांच का बर्तन और प्लास्टिक का कवर। हाँ, ये नहीं हो सकता है, ये जैव निम्नीकरणीय नहीं होंगे। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल पकड़ा गया है। ऊनी कंबल और जूट की रस्सी ये सब सड़ गल जाएंगे या मिट्टी में मिल जाएंगे। चमड़े की बेल्ट और कैनवास का जूता ये भी सड़ गल जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेट होगा, लेकिन ये भी हो जाएंगे। लेकिन सबसे उचित जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो मिल रहा है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए, तो 1 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही आंसर हुआ मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। रक्त स्कंदन किसकी मदद से होता है? रक्त स्कंदन का मतलब उसके रक्त का जो विमाणु है वो कैसे, किसके मदद से आगे बढ़ता है? रक्त प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाओं, प्लेटलेट कणिकाओं, या श्वेत रक्त कणिकाओं। याद रखेंगे, इसमें श्वेत रक्त और लाल रक्त कणिकाओं जो है ये दो कन्फ्यूजन करवा सकता है बच्चों को। लेकिन ध्यान रखना है कि रक्त स्कंदन में जो है प्लेटलेट्स के कणिकाओं को ही महत्व दिया जाता है और इसके द्वारा स्कंदन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही और सटीक होगा मेरे साथी। चलिए, 2 हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे ध्यान देना है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? कहता है कोलेरेकाइमा, दृढ़ोतक, जाइलम और फ्लोएम। तो जल के माध्यम से अगर आता तो वो जाइलम हो सकता था, लेकिन कहता है उत्पादों के पत्तियों से पादप तक पहुंचाने वाला वो जो होगा आपका फ्लोएम होगा मेरे साथी, फ्लोएम। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे और देखते हैं क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। जनवरी 2025 तक के अनुसार बिहार में कुल कितने तेल रिफाइनरी हैं? देखिए क्वेश्चन कैसे आपको धमकाया है ना, कैसे धमकाया है क्वेश्चन। आप देखिएगा कि जनवरी 2025 तक के अनुसार बिहार में कुल कितने तेल रिफाइनरी हैं। अभी आपको ऑप्शन है 1, 3, 2, 1 से 1 भी नहीं बताएंगे। तो क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि अभी जो है एक ही यहाँ पे है तेल रिफाइनरी, कितना? एक ही है, बरौनी। याद रखिएगा, और ज़्यादा बढ़ाई नहीं है, इसका आंसर एक ही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा साथी। क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं, है ना। किस मंत्रालय ने डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल लॉन्च किया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और अगला है गृह मंत्रालय, और उसके बाद है कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। तो डिजिटल ब्रांड का पहचान मैनुअल लॉन्च जो करने वाला है वो है इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका आंसर सही है। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के, याद रखेंगे कब का बात है, तो 1975 से 77 के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को, जो उस वक्त में जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति थे,
है ना, वो आपातकाल के दौरान उन लोगों के मासिक पेंशन देने की योजना शुरू किया है। जो व्यक्ति उस वक्त हिरासत में लिए गए थे उनको मासिक पेंशन देने की योजना है। उड़ीसा के द्वारा, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, किसके द्वारा मेरे साथी? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा के द्वारा किया जा रहा है। ओडिशा सरकार ऐसी पहल करने के लिए सोचा है। चलिए तो अगला पॉइंट ये रहा आपका स्क्रीन पे। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। आपका जो लिपि है, हम लोग का लिपि अभी क्या है? देवनागरी लिपि में हम लोग, है ना, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी सीधे सीधे क्वेश्चन है कि राजभाषा और आपका देवनागरी लिपि का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? कह रहा है 51, 112, 280, 343। क्या हो सकता है? तो 343 इसका आंसर जबरदस्त होगा मेरे साथी, है ना। और 51 क्या कहता है देखिएगा, और 112 क्या कहता है, और ये देखिएगा, ये आपके राष्ट्रीय संरक्षण से है, 112 बजट से है, 280 वित्त आयोग से है, और 343 जो है राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी से है। चलिए आंसर डी बिल्कुल आपका सही जवाब है। आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस, जितना आपका एक्सप्रेस में आप इसका आंसर दे सकते हैं। लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा देखेंगे 21 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष या 30 वर्ष, क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा मेरे साथी 25 वर्ष। क्या होगा? 25 वर्ष। क्लियर है ना? चलिए तो बहुत जरूरी है, 25 वर्ष और 30 वर्ष में अंतर होता है, ध्यान रखना है। राज्यसभा और लोकसभा, यहाँ आपको ध्यान रखना है, विधानसभा और विधान परिषद। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। क्या हो सकता है? तो कंफ्यूजन यही ना, 5 वर्ष या 6 वर्ष, ये दोनों हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त का पूछा जा रहा है मेरे साथी, इसका जो होता है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखना है आपको। बिहार में चुनाव होने वाला है तो ध्यान रखना है, चुनाव आयोग से क्वेश्चन बन सकता है आगामी कोई भी एग्जाम में। चलिए, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? मॉन्टेस्क्यू, देखेंगे द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये तो जॉन लॉक का है जी, याद है आप लोग के? अगर याद है तो ठीक है, ये जॉन लॉक का है ना। चलिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज, यही है मॉन्टेस्क्यू द्वारा। मॉन्टेस्क्यू का क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी आंसर आपका 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। एक और इसमें बहुत अच्छा है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिएगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी आप लोग को याद रखना है, बहुत जरूरी है। ये रूसो का है, किनका है? ये रूसो का है। 3 के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जॉन लॉक का है द ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट, और द स्पिरिट ऑफ लॉज है मॉन्टेस्क्यू का, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का। ये तो विश्वकोश है, इसका मतलब है कि कई ग्रंथों को मिला के ग्रंथ बनाया गया है, कई लेखकों ने कई अलग अलग इस विषय में इसमें ज्वाइंट किए हैं। चलो ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन आपका ये है मेरे साथ ही, ध्यान देना है ना। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? आपको याद होगा कि फ्रांस में कह रहा है तो फ्रांस की क्रांति, मगर कह रहा है किस क्रांति में दिया गया था। तो ठीक है, तो ये फ्रांस की क्रांति में दिया गया था। कह रहा है कि कितना तारीख से? 4 जुलाई से, 14 जुलाई से, 15 अगस्त से, 27 अगस्त से। तो आपको याद रखना है 14 जुलाई से। बताइए, इतना अंदर तक जाकर के क्वेश्चन निकालने का प्रयास करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बी आपका 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए, भारत का अर्थव्यवस्था कैसी है भाई, है ना? तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें कह रहा कि मिश्रित का अर्थ समझाना है, छोटे एवं बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों दोनों का बढ़ावा देना। क्या हो सकता है? देखिए, आंसर लगा चुके हैं हम। क्या होगा? सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को अगर सह अस्तित्व मिला दें तो उसी तरह की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। बैंक दर क्या है? कह रहा है कि बैंक दर क्या है? तो बोल रहा है कि बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देती है। ना जी, ये गलत हो जाएगा। आरबीआई
पब्लिक को उधार देती है। बस आरबीआई से नहीं होगा। अगला देखना है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। बिल्कुल ये बात सही होगा। भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है, ये बैंक दर होगा ना। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी। चलिए, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, इसी दर को हम क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। चलिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ध्यान देना है। ग्रामीण संरचना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया? ग्रामीण संरचना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास। तो देखिए, ग्रामीण संरचना विकास रहे तो आप नाबार्ड को पकड़िएगा। ध्यान रखना है, किसको पकड़ना है? नाबार्ड को। आपका ऑप्शन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास बैंक। ध्यान रखना है, इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा नाबार्ड। बता सकते हैं आप लोग कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, कोई बताएंगे? 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना होता। यह एक ग्रामीण विकास बैंक के रूप में काम भी करता है जो कृषि से संबंधित है। चलिए, ठीक है। निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए, बड़ी पूंजी वाले उद्योगों के लिए, महिला एंटरप्रेन्योर के लिए, कृषि में प्रौद्योगिकी के प्रयोग करने वाले कृषकों के लिए किया गया है। तो याद रखेंगे, ये जो किया गया मेरे साथी वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा, याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किसके द्वारा? बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा बिजी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला भी है। जिनको समझ में नहीं आएगा वो उनको तो बनेगा ही नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, शहरी गैर कामगारों के उपभोक्ता के मूल्य के द्वारा, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य द्वारा, या राष्ट्रीय आय अपस्फीति द्वारा। तो याद रखना है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है मेरे साथी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा किया जाता है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। एक क्वेश्चन आपका बायो से है, क्या एक्स गुण सूत्रों वाले शुक्राणुओं और वाई गुण सूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? कहता है नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है। एक में नहीं कह रहा है, एक में कह रहा होता है। अगला है, हाँ एक से युक्त शुक्राणु बड़े होते हैं। दूसरा कह रहा है, हाँ बाई युक्त शुक्राणु अधिक गतिशील होते हैं। क्या एक गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और बाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? चलिए, ऑप्शन डी एक कह रहा है नहीं, ठीक है, भिन्नता नहीं होती है। उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल एकदम सही कह रहा है मेरे साथी। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल सही होगा। उनके आकार और गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को कहा जाता है? लवण जल, चूना, चूना पत्थर, कॉस्टिक सोडा। क्या कह सकते हैं? बड़ा इजी क्वेश्चन पढ़ते समझेंगे। सोडियम क्लोराइड जैसी का होगा लवण जल, है ना, खारे जल हो गया, आपको मिल गया यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट को देखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका ये है भाई, चलिए, कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट, यहाँ पे पाइरूवेट में विघटन होता है, इस किस कोशिका में घटित होगा? केंद्रक में, लाइसोसोम में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखेंगे, ये जो होगा कोशिका द्रव में होगा मेरे साथी। किस में होगा? ये कोशिका द्रव में होगा। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, जनवरी 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ध्यान देंगे, शुभांशु शुक्ला नाम सुने होंगे, बहुत परिचर्चित रहे हैं। शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया था?
चलिए अंतरिक्ष से होकर चले आए हैं, सुरक्षित हैं, है ना। गगनयान, एक्सियोमी मिशन 4, अपोलो मिशन, आर्टेमिस मिशन, किसके तहत ये बताएंगे। तो इनके लिए जो चुना गया था वो था एक्सियोम मिशन 4। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी, है ना, मिशन 4। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, फरवरी 2025 में किस राज्य में थाई पूसम त्योहार का आयोजन किया गया है। याद रखना है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। क्या हो सकता है मेरे साथी। तो देखिए मैं पहले ही इसको ले जा करके लगा दिया हूँ, आपको याद हो गया होगा। तमिलनाडु में। कहाँ आपका 21 नंबर 21 का क्वेश्चन का ऑप्शन बी तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब है। आप त्योहार याद रखेंगे, थाई पूसम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, कौन सा संगठन वार्षिक जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, या जर्मन बाच, या विश्व मौसम विज्ञान। देखिए कहता है कौन से संगठन के नाम पूछ रहा है। वार्षिक जलवायु जोखिम सूचकांक का रिपोर्ट जर्मन जो करता है वो है जर्मन बाच। सी का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए, प्रथम भारतीय राज्य जिनमें मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई गई, है ना, अमर्त्य सेन दिल्ली में विमोचन कराया। बताइए वह राज्य का नाम क्या है। याद रखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला भारत, है ना, के प्रथम राज्य कौन है। पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश 1995 में, कितना में 95 में मध्य प्रदेश किया था, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। क्या हो सकता है इसका आंसर जो आपका है मेरे साथी वो सी बिल्कुल सही जवाब होगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका ये है मेरे साथी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी वृद्धि दर कम होने का क्या कारण है। ऊंची जन्म दर, विदेशी सहायता का नीचा स्तर, नीचा पूंजी उत्पाद अनुपात, ऊंचा पूंजी निर्माण की ऊंची दर, ठीक है, ऊंचा पूंजी और उत्पाद का अनुपात, यही कारण है कि वृद्धि दर कम होने का कारण है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। क्लियर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं, वे वर्ष में विहित न्यूनतम दिनों के लिए काम पाते हैं, काम के आधार पर नहीं, वे कृषि श्रमिक परिवारों से अनुसूचित में आते हैं नहीं, या अनुसूचित जनजाति सामाजिक समूह से संबंधित है, ये बात भी नहीं, प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी कम मजदूरी प्राप्त, ऐसा नहीं है। याद रखेंगे खाद्य सामग्री, याद रखिएगा वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। आप कैलोरी मान के अनुसार अगर देखते होंगे तो उसी के आधार पर इसको मापा जाता है। चलिए तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों, कौन कौन अंग, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, दल और बाह्य दल का क्या होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। हाँ जी, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, दल, बाह्य दल। तो बाह्य दल आपके बाहरी साइड वाला आपको दिखता है
है ना, लेकिन अंदर वाले या उसके ऊपर वाले बीच वाले सारे भाग झड़ जाते हैं। ये बिल्कुल बात आपको सही दिख रहा है। अगला कहता है पूंग केसर दल और बाएं दल के अलावा। नहीं जी, पूंग केसर और ये तो बाएं दल तो ठीक है, मगर पूंग केसर नहीं रहता है, ये तो झड़ जाता है। अगला है कुछ पौधों में दल और बाएं दल के अलावा वर्तिकाग्र पुंग केसर झड़ जाते हैं। देखिएगा इसमें दल भी कह दिया, इसलिए गलत है। अधिकांश पौधे में बाएं दल के झड़ जाने के कारण, बाएं दल झड़ता ही नहीं है, ये कारण क्या होगा? गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। पुष्प की कली लेकर के देखिएगा तो इसमें आपको पढ़ना है पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, दल और बाएं दल, याद रखेंगे सारा चीज पढ़ जाएंगे एक फूल से। चलिए, वनस्पति से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, हाँ जी, अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? बताएंगे कौन से पौधे को? पौधा का नाम है बबूल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टस। देखिए जो यूकेलिप्टस है वो लंबे पतले और सीधे ऊपर जाने वाला होता है, छोटे छोटे पत्तियां होती हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, तना ज़्यादा कोई खास मोटा नहीं होता है, और ये जो है पानी जो है आपके जमीन के आसपास जो वाटर लेवल है उसको बहुत कमज़ोर कर देता है और बहुत पानी खींच लेता है, वहाँ के जगहों को जो है सूखा सा कर देता है, और इसीलिए इसको पर्यावरण में आतंकवाद कहा गया है। ध्यान रखेंगे यूकेलिप्टस को। चलिए, और इसी तरह से एक पौधे का आपको पता होगा कि बंगाल का आतंक भी कहा जाता है जलकुंभी को, है ना। जलकुंभी क्या करता है, वो जल में तो हो जाता है और जल से ऑक्सीजन वो गायब कर देता है, मतलब कि ऑक्सीजन अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण वहाँ जो है जलीय जीव, है ना, अपने श्वसन क्रिया में असहाय होने लगते हैं और मरने लगते हैं। चलिए क्वेश्चन आता है कि डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म क्या है? एडेनिन, गुआनिन, जी बिल्कुल सही जवाब। गुआनिन साइटोसिन गलत, साइटोसिन थायमिन गलत, थायमिन यूरेसिल, आपका ये सही है, एडोनिन और गुआनिन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? याद रखना है, सभी बच्चों को याद ही होगा, 32,87,263। देखिए ऑप्शन है कहीं पे 32 उठाइए, 31 है तो काट दीजिए, ये 30 है काट दीजिए, 32 है 32 है, 87 है 83 है, 87 है 263 है। इसको आपको मुजमानी याद रखना पड़ेगा, एकदम जैसे बोला जाए उसे आपको याद होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल 32, 87, 263, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बीजी क्वेश्चन है कि नहीं, देखिए सब लोग बना देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस बताइए, 11 जुलाई को, 3 अक्टूबर को, 24 दिसंबर को, 5 जून को। सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, याद ही होगा आपको 5 जून के। चलिए ऑप्शन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे हुआ ऑप्शन देखिए इसको, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। ये गीत संगीत नहीं है, ये प्रकाशन हुआ है, इसका मतलब ये समाचार पत्र है। तो वंदे मातरम, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। कौन हो सकते हैं? कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्यूजन में कर देते हैं बच्चों को। तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक जो थे वो आपका अरविंद घोष, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे ध्यान देकर के पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पढ़ते हैं, किसी उदासीन परमाणु में, ठीक है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, केवल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर, हाँ जी बिल्कुल बात सही नजर आया है। आगे पढ़ते हैं, किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये गलत हो गया आपका। किसी उदासीन, इतना याद रखना कि वहाँ पर जो परमाणु क्रमांक होगा वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। इसमें कह दिया इलेक्ट्रॉन, गलत हो गया। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक न तो इलेक्ट्रॉनों की और न ही प्रोटॉन की कह, ये भी बात गलत हो गया। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये वाला बात भी गलत है। यानी कि आपका ए ऑप्शन, किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक जो होते हैं उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, जो आपका ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे, निम्न में से
कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिकों का सही मान है? ऑप्शन देखेंगे, प्रोपेनोन, प्रोपीन, प्रोपेनल या प्रोपेनॉल। क्या हो सकता है? तो याद रखेंगे कि निम्न से कौन सा कह रहा है कि 3 कार्बन श्रृंखला और कीटोन समूह वाले जो कार्बन यौगिक होंगे उसे हम इसकी श्रृंखला में रखते हैं प्रोपेनोन। याद रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 35 नंबर का क्वेश्चन ये है मेरे साथी कि धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? धातुओं के आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है, बिल्कुल बात सही है। समानता धातुओं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, यही बात जो है सही नहीं है। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है, बिल्कुल सही जवाब है। धातुएं बंध निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रदर्शित करती है, बिल्कुल बात सही है। क्या सही नहीं है? तो ये धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये बात गलत है। इसीलिए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर है आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या क्वेश्चन है? शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क यानी किडनी द्वारा किया जाता है? यूरिया और यूरिक अम्ल, बिल्कुल बात पहले मिल गया, सही है। अमोनिया और यूरिक अम्ल, अमोनिया नहीं होगा भैया, यूरिक अम्ल होगा, लेकिन यहाँ से इससे गलत हो गया। केवल अमोनिया गलत हो गया, यूरिया होगा, अमोनिया गलत हो गया, यानी कि यूरिया और यूरिक अम्ल ये होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता। कहाँ हो सकता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे साथी। अगर आपको याद है तो ऑप्शन देखिए, इसका आप टिक लगाइए, आंसर बताइए क्या हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा मेरे साथी आपका हैदराबाद, बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। बिहार के किस जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन मतलब पत्थर आर्ट में कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, हाल ही में बताइए आपको। बिहार के किस जिले के 300 वर्ष पुराने, 300 वर्ष से लोग यहाँ है ना पत्थरों पे कलाकारी करते आ रहे हैं, स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है? नालंदा, गया, जमुई, शेखपुरा। कौन से जिला का? बिहार का है। तो चलिए ये मिला है आपका गया जिला का। किसका मिला है? गया जिला को मिला है मेरे साथी। चलिए याद रखना है, किसी आगे आने वाले आगामी कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आने को तैयार है। आप कितना तैयार हैं? वर्ष 2025 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की संख्या, गिद्ध, चील गिद्ध का नाम सुनोगे, गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कहाँ हो सकता है मेरे साथी? तो इसका जो आंसर होगा, इनकी सबसे अधिक संख्या जो पाई गई है वह है आपका सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा वीआईपी क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना किसे कहा जाता है? बताएंगे। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय, कॉफी, सोना, चावल। किसे बनाएंगे? बताएंगे किसे कहेंगे? हरा सोना किसे कहेंगे? चाय, कॉफी, सोना, चावल किसे कहेंगे? ध्यान देना है। तो हरा सोना कहेंगे हम लोग चाय को। किसको कहेंगे? चाय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई? तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था? तो सबसे पहले बताएंगे आप लोग कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, है ना? 1917 में। और कहता है केरेंस्की के नेतृत्व में, ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में, लेनिन के या स्टालिन के। तो इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे आपका सी ऑप्शन में लेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मेरे साथी।
भारत में 1917 में, देखिए 1917 से अभी क्वेश्चन है वो गया है, एक और क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। 1917 में पहली देसी जूट मिल, जूट से पश्चिम बंगाल, दिमाग लगाइए फटाक से, है ना, नगर में स्थापित की गई। कहता है कि जूट मिल कहाँ, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और सूरत। कहाँ हो सकता है मेरे साथी, मैंने क्या बताया अभी, तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, तो उससे संबंधित जो मिल बैठेगा वो कहाँ बैठेगा, तो वो कलकत्ता में होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, विधानसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, भारत का राष्ट्रपति, क्या हो सकता है? तो देखेंगे इसमें से कोई एक जो है प्रत्यक्ष होता है, बाकी सब अप्रत्यक्ष होता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है ऑप्शन बी में विधानसभा के सदस्य का होता है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत में संविधान संशोधन द्वारा, है ना, कहता है कि संशोधन द्वारा किया जाता है, मैंने किसके द्वारा भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है? आपको पता होना चाहिए संविधान में संशोधन जो है वो भाग 20 में है, और अगर अनुच्छेद कोई पूछ दे कि अनुच्छेद कितना में है मेरे दोस्त, तो अनुच्छेद आपका 368 में है। और कोई पूछे कि कहाँ से लिया गया है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से लिया गया है ना। और ये भारत में जो संशोधन करने का अधिकार है वो किसको है? संसद को, राज्यों के राष्ट्रपति के, कि लोगों को? देखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, संसद को। संसद को, संसद का एक गठन जो होगा आपको पता होगा कितना में, तो आपने सुना होगा इसका अनुच्छेद है 79 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है आपका संभव एक्सप्रेस मेरे दोस्त, जितना हो सके तो आप एक्सप्रेस मेल में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ज्यादा अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, फटाफट क्वेश्चन पर ये आंसर लगाइए। पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? बताइए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या विनोबा भावे? पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया था, वो व्यक्ति हैं आपका ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण जी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पंचायती चुनाव से क्वेश्चन है। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास, या भारतीय संसद के पास, या भारत के राष्ट्रपति के पास? किसके पास हो सकता है, ध्यान रखना है। तो राज्यों के पुनर्गठन का जो शक्ति है वो भारतीय संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन आपका ये है मेरे साथी, पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया, कहां से? तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक या केरल में? बताएंगे। देखिए कह रहा है अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर को किया गया था गांधी जी के याद में, ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है ना। और 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और पूरे पंचायती राज व्यवस्था का जो पूरे, है ना, ये श्रेय जो जाता है वो महात्मा गांधी पर जाता है, ध्यान रखिएगा। उन्हीं का ये लक्ष्य था जिसको पूरा करवाए, और नेहरू जी जो है अक्टूबर 1959 से प्रारंभ किया, वो किया नौगौर जिला, कहां से? नौगौर जिला राजस्थान से किया था। देखिएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक जवाब है मेरे साथी। चलिए गांधी जी की सोच थी, है ना। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं, कौन शामिल होते हैं? देखेंगे नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, हाँ ये भी होते हैं जी। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा एवं प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, ये भी होते हैं जी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये भी होते हैं जी। तो सब तो हो गया, डी में क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए ठीक है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा मेरे साथी। चलिए आगे क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब समझ आ गया, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा, है ना। कहता है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा,
और मकर रेखा, तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? महाद्वीप से गुजरती है, बताओ। अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो तीनों रेखा जो गुजरता है वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप, याद रखिएगा, अफ्रीका से तीनों गुजरता है। चलिए, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का ये था। और अगला क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन आपका 50 नंबर, जिसे मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप खुद बताने का प्रयास करिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र या उत्तर अफ्रीका? देखेंगे दोस्त, जितने सारे हमारे प्यारे दोस्त, बच्चे, विद्यार्थी, कोई भी भाई बहन अगर आप देख रहे हो तो ये 50 नंबर क्वेश्चन यदि आपको याद है तो ऑप्शन पढ़ें, इसका सटीक आंसर लगाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करेंगे। मैं इंतजार करूंगा कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग गलत। तो इसी 50 नंबर क्वेश्चन के साथ मैं अब विदा लेता हूं, मिलता हूं फिर अगले वीडियो में धांसू 50 क्वेश्चन के साथ में आऊँगा। और आपका जो सिलसिला है जारी रहेगा। आप प्रत्येक दिन जो है 8 PM में आप जुड़ना ना भूलें। अगर आपके पास सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होगा तो प्लीज़ आप मेरे कॉम्पिटिटिव चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, कॉम्पिटिटिव क्लब को। और आप प्रत्येक दिन 8 बजे आप जो हैं शाम में आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं, आप फ़ायदा यानी लाभ उठा सकते हैं। जो दोस्त अगर आपके संपर्क में हैं, कुछ विद्यार्थी चैनल आपके पास संपर्क में है या ग्रुप हैं, तो उन ग्रुप में आप इस चैनल को क्या करें, थोड़ा आप शेयर कर दें। चलिए, तो ये आपका आज का सेशन कैसा लगा मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तब तक चलते हैं, है ना। धन्यवाद मेरे दोस्त, बाय बाय।